नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्ज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की पुस्तक देखेंगे। यह कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक है और इसका नाम भारतीय समाज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के प्रथम चैप्टर को, पहले अध्याय को प्रश्न उत्तर प्रारूप में देखेंगे और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने निकाले हैं, उनका उत्तर फॉर्मेट किया है। तो आप इसे देखें और इसे अच्छी तरह से तैयार करें, जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला अध्याय है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, तो हम इसको प्रश्न उत्तर प्रारूप में देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि जनसांख्यिकी क्या है, यानी कि डेमोग्राफी क्या है, और इसके प्रमुख प्रकार क्या हैं और उनके मध्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जनसांख्यिकी क्या है। तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, तो जनसंख्या का मैनेज्ड तरीके से जो हम अध्ययन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो अध्ययन स्टडी करते हैं, उसी को जनसांख्यिकी कहते हैं। तो सुव्यवस्थित अध्ययन, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक कीवर्ड है। ठीक है, किसका? जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। जनसांख्यिकी का जो अंग्रेजी पर्याय है वो है डेमोग्राफी, और यह यूनानी भाषा का एक शब्द है डेमोस, है नहीं, उससे, जिसका अर्थ है लोग, और ग्राफीन जिसका अर्थ है वर्णन। ठीक है, इससे मिलके बना हुआ है। यानी डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, एक डेमोस है, दूसरा ग्राफीन है, इन दोनों के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होगा? लोगों का वर्णन, है नहीं, यानी कि लोगों के बारे में वर्णन, है नहीं। तो इसमें जो जनसांख्यिकी है, जनसांख्यिकी के तहत हम जन्म, मृत्यु, प्रवसन, लिंग अनुपात इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषा अगर हम लिख देंगे तो जनसांख्यिकी का तात्पर्य स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जनसांख्यिकी के प्रकार। तो इसमें हम बताएंगे जनसांख्यिकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी। ठीक है, आकारिक नाम से ही पता चल रहा है, आकार से संबंधित जनसांख्यिकी है, यानी यहाँ पर जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाएगा। यानी किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, संख्या के आधार पर, ठीक है, और पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, और उसके अंदर स्त्री पुरुष अनुपात, जाति अनुपात, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। फिलहाल इसके अंदर आकार की जनसांख्यिकी के अंदर जनसंख्या का आकार देखा जाता है। ठीक, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, कितने लोग हैं। दूसरा टाइप है सामाजिक जनसांख्यिकी। ठीक है, सोशल डेमोग्राफी। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या है उसका सामाजिक स्वरूप कैसा है, आर्थिक कैसा है और राजनीतिक कैसा है। यानी कि जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टू द पॉइंट बिल्कुल उत्तर हो गया। आप इसको विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने के लिए प्रश्न की डिमांड है। ठीक है, वरना ये पर्याप्त बिंदु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ से एक अंक का भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो बड़ा ही सीधा सा प्रश्न है कि जो रॉबर्ट माल्थस हैं, उन्होंने जनसंख्या संबंधित अपना क्या विचार दिया हुआ है, क्या सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं जनसंख्या संबंधित। पहला तो इन्होंने कहा कि भाई कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में होती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 का 8 है, 16, 32, यानी एक बार तो 2 का स्क्वायर 1 है, फिर 2 का स्क्वायर 2 है, फिर 2 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 5। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है
ठीक है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ज्यामितीय अनुपात। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इस तरीके से बढ़ेगी। जबकि जो खाद्य उत्पादन है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन है, उसकी वृद्धि गणितीय यानी समानांतर, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ती है। ठीक है, यानी 2 फिर 2 4 2 6 2 8 इस तरह से एक समान अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, 2-2 ही बढ़ रही है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई। तो मोटा मोटा इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या की वृद्धि ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि गणितीय यानी समानांतर अनुपात में होती है। आप लोग अब यहाँ पर ध्यान अगर दें तो अगर हम देखें कि अब हमने यहाँ पर 5-5 बिंदु लेकर उदाहरण दिया है, तो आप देखें कि जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो रही है, जबकि खाद्य उत्पादन कम हो रहा है उसके अनुपात में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्य उत्पादन कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम ये निकलेगा कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाएगा, यानी जनसंख्या ज़्यादा खाद्य सामग्री कम। तो जब ऐसा असंतुलन पैदा हो जाएगा तो वहाँ भूखमरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें आएगी। तो यही बातें कहते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन भी ये बताते हैं माल्थस, इसका सोल्यूशन भी बताते हैं क्या होना चाहिए। तो इस असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इस असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार बताए कि भाई इसका सोल्यूशन क्या दिया उन्होंने कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, और उसके 2 प्रकार बताए। पहला इन्होंने बताया प्राकृतिक अवरोध। ठीक है, तो प्राकृतिक अवरोध में इन्होंने कहा कि भाई अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी इत्यादि अगर आएगी तो इससे जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, बाढ़, युद्ध, बीमारी, ये सारी चीज़ें आएंगी तो मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने तरीका बताया है कृत्रिम अवरोध। ठीक है, कृत्रिम अवरोध में इन्होंने कहा कि भाई जैसे कि लोग क्या करें, बड़ी उम्र में विवाह करें। जब बड़ी उम्र में विवाह करेंगे तो उनका जो प्रजनन काल है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, तो बच्चे कम पैदा होंगे। इसके अलावा लोग क्या करें, यौन संयम बरतें। ठीक है, तो इसका ये है, और लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, विवाह ही ना करें बहुत सारे लोग। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, अगर हम पूरा माल्थस का विचार देखें तो इन्होंने कहा कि भाई जनसंख्या जो है वो गणितीय अनुपात में कैसे बढ़ती है, ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन जो है गणितीय या समानांतर रूप में होता है। इससे जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है, और इस असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। और जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के उन्होंने 2 तरीके बताए। एक तो कहा प्राकृतिक अवरोध जैसे कि अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी इत्यादि के द्वारा। दूसरा उन्होंने कृत्रिम अवरोध बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र में विवाह करें लोग, यौन संयम बरतें, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक, तो ये सारी पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से आंसर को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, थोड़ा और विस्तार में भी लिख सकते हैं, अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन करें। जैसे कि हमने माल्थस का सिद्धांत देखा, ऐसे ही एक सिद्धांत है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार क्या हम देखेंगे कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास के समग्र स्तर से जुड़ी होती है, किसी एक नहीं, सभी स्तरों से, विकास के सभी स्तर से जुड़ी होती है। इसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या 3 चरणों में बढ़ती है। जैसे कि पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में क्या होता है कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ही उच्च होते हैं। जनसंख्या जन्म भी ज़्यादा हो रहा है, मर भी ज़्यादा रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि समाज में जनसंख्या वृद्धि कम होगी, क्योंकि अगर मान लो 10 व्यक्ति पैदा हुए तो 10 व्यक्ति मर भी रहे हैं या 9 ही मर रहे हैं, फिर भी जनसंख्या कितनी बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी है ना। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि कम ही रहेगी। इसका प्रमुख कारण है समाज का तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होना। ठीक है, जब वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से समाज पिछड़ा हुआ है
तो वह क्या कर पा रहा है, ना तो जन्म दर पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है, ना मृत्यु दर पर। क्योंकि अगर तकनीकी रूप से अग्र होता, आगे होता है ना, एडवांस्ड होता, तो ऐसी ऐसी तकनीकी का विकास किया जाता जो मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकती। यानी कि मेडिकल क्षेत्र में हम एडवांस्ड होते हैं ना, तो मृत्यु नहीं हो पाती और जन्म दर को भी रोकने के भी उपाय होते। परंतु पहले चरण में क्या है, जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, परिणामतः जनसंख्या वृद्धि कम ही है। उसके पीछे कारण क्या है, तकनीकी पिछड़ापन। दूसरे चरण में क्या होता है, जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, ठीक है, जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है। ठीक, ऐसा सॉरी, इससे क्या होगा, देखो जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर निम्न है, यानी 10 लोग पैदा हो रहे हैं, मर कम लोग रहे हैं, 5 लोग मर रहे हैं, तो इससे जनसंख्या वृद्धि दर बहुत उच्च हो जाएगी। यानी सेकंड फेज में जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी, हो सकता है जनसंख्या विस्फोट हो जाए। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, तकनीकी विकास हो गया। तकनीकी जब विकास हो गया तो मेडिकल क्षेत्र में एडवांसमेंट आ गई। ठीक है, अब मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। लोग बीमार होते हैं, गए इलाज कराए, ठीक हो गए, लेकिन जन्म दर पर इन्होंने नियंत्रण नहीं स्थापित किया। इससे जनसंख्या वृद्धि होएगी बहुत ही तेज़ी के साथ। इसे जनसंख्या विस्फोट का चरण भी इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट का चरण, क्योंकि जन्म दर बहुत ही ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। ठीक है, तो अब तीसरा चरण जो आता है, इसमें जन्म दर तो निम्न होएगी और मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी। कि समाज अब जो है थोड़ा समझदार हो गया है कि अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से उनकी सामने सामाजिक आर्थिक तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, इसलिए उसने जन्म दर पर नियंत्रण स्थापित करने के उपाय अपनाए। इससे क्या हुआ, समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, तीनों चरण। ठीक, तो ये था पूरा अपना जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। जनसांख्यिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को भी स्पष्ट करें। देखो, इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं। पहले तो हमें बताना है जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। देखो, बहुत ही सिंपल सी अवधारणा है। इसमें क्या है कि जनसांख्यिकी संरचना में जो 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या है, ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा हो किससे, पराश्रित वर्ग से। पराश्रित वर्ग यानी 60 प्लस आयु के वर्ग के जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो, 15 से 49 आयु वर्ग की। तो इसी को हम बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। यानी पराश्रित वर्ग से अधिक जो जनसंख्या है किसकी, 15 से 49 वर्ग की आयु वर्ग की, उसे हम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। ठीक है, देखो 15 से जो 49 वर्ग होते हैं, इनको युवा वर्ग में माना जाता है। कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है इसे। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन है ये। ठीक है, ये कार्य करती है, ये आर्थिक अर्जन करती है, मतलब अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या तो अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। जबकि पराश्रित जनसंख्या क्या है, वो क्या है कि भाई वो तो डिपेंडेंट है दूसरे पर, वो कमाती नहीं है, बल्कि उपभोग वाली जनसंख्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश में, ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश है, यानी कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसका महत्व आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसको हम बिंदुवार लिखा हूँ, आप लोग समझें इसको, और भी अपने तरफ से बिंदु ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश उच्च होने पर बेहतर मानव संसाधन का विकास होगा। ठीक है, बेहतर मानव संसाधन का विकास संभव होती है। देखो, जब युवा वर्ग है ना, ऊर्जावान है, वो क्षमतावान है, कार्यशील है, वर्क करेगा, है ना, तो उसको एक बेहतर संसाधन बनने में की पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, यह आयु वर्ग युवा, ऊर्जावान और स्वयं पर आश्रित होता है। ठीक है, किसी दूसरे पर नहीं, युवा है, ऊर्जावान है और स्वयं पर आश्रित है। इससे अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, कार्य करेगा, जनसंख्या में अपना योगदान देगा, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। ठीक, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। तीनों इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख सकते हैं इससे संबंधित तो आप लिख सकते हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीणों के लिए नगर क्यों आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। देखिए, एक सीधा सा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि उनके आकर्षण के लिए कौन कौन से कारक भूमिका निभा रहे हैं, मैंने उनको बिंदुवार लिखा है। आप लोग इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, हर बिंदु को मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अगर हम, तो दो प्रकार के कारक हैं। एक है पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्षक कारक, ऐसे कारक जो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि इस स्थान को यानी ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर वे जाएं। और दूसरे हैं पुल फैक्टर, पुल कारक यानी आकर्षक कारक। कुछ ऐसे कारक हैं जो उनको आकर्षित कर रहे हैं कि तू शहरी क्षेत्रों में आ जाओ आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुश फैक्टर की बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में है। देखिए इसमें तो कृषि भूमि पर अधिक दबाव है, पॉपुलेशन अधिक है, भूमि का टुकड़ा छोटा है, भूमि छोटी है। ठीक है, तो छोटी सी भूमि पर ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उत्पादकता में गिरावट भी है, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है कृषि की आज के समय में। तो कृषि से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं। कृषि का जब चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में, तो वहाँ आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा कृषि पर अधिक दबाव है और उत्पादकता भी कम है, उसमें गिरावट आ रही है, निरंतर गिरावट आ रही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का भी अभाव है। ठीक है, ये भी एक कारण है, रोजगार नहीं है इसलिए लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग, तमाम सर्विस के संभावनाएं सब शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा करके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का निम्न रहन सहन है, मूलभूत आवश्यकताएं भी लोगों की पूरी नहीं हो पाती, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित है ना, तमाम अन्य जो रहन सहन से संबंधित चीज़ें हैं उनको पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसे में वे शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है जाति प्रथा। कहीं न कहीं जाति प्रथा भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे उस क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में जाएं, क्योंकि जिन्हें हम ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जाति का माना जाता है, उनके लिए रोजगार के अवसर बड़े ही सीमित होते हैं। ठीक है, और तमाम तरह की उनके साथ प्रताड़ना की घटनाएं भी होती हैं, जिसके कारण वे ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये थे पुश फैक्टर, प्रतिकर्षक कारक, जो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर वे शहरी क्षेत्र में जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं पुल फैक्टर। ठीक है, जो ऐसे कारक जो उनको शहरों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है बड़े बड़े कारखाने व फैक्ट्रियाँ। ठीक है, तो बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं शहरी क्षेत्रों में। रोजगार के अधिक अवसर हैं वहाँ पे, तमाम क्षेत्र हैं वहाँ पे रोजगार जहाँ उनको मिल सकता है आसानी से। उच्च मजदूरी दर है, मजदूरी भी अच्छी मिलती है वहाँ पे शहरी क्षेत्रों में। बेहतर बुनियादी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर बहुत अच्छा है, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा के तमाम सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं उनको। ठीक है, इसलिए भी लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। शिक्षा प्राप्ति के अनेक अवसर हैं शहरी क्षेत्रों में, और इसके अलावा शहरों का जो चकाचौंधपूर्ण जीवन है, ठीक है, चकाचौंधपूर्ण जो जीवन है वो भी लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित करता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ बिंदु बिंदु टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसकी व्याख्या करके लिखें।